तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के मॉरिशस के दौरे पर थे। अभी अभी जो तस्वीरें आपने देखी, प्रधानमंत्री मोदी वहां से विदा होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। मोदी ने मॉरिशस में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की, उन्हें संबोधित भी किया। साथ ही मॉरिशस के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर भी उन्होंने चर्चाएं की। ये कुछ तस्वीरें हैं मॉरिशस दौरे की, जहां प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी ये दूसरी तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जो प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस से भारत के लिए रवाना हो रहे हैं। इसके साथ ही भारत और मॉरिशस के बीच कई अहम समझौते हुए हैं, जैसे कि लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, जल परियोजना के लिए वित्तीय सहायता, राजनयिक प्रशिक्षण, समुद्री सुरक्षा सहयोग, आर्थिक अपराधों की जांच में सहयोग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग में सहयोग, प्रशासनिक सुधार और ट्रेनिंग, समुद्री शोध और सूचना साझा करना। मॉरिशस में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। जब वो मॉरिशस पहुंचे तो उनका स्वागत एक भोजपुरी गीत से हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी से ही की। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री को तोहफे के तौर पर बिहार में बने मखाने भेंट किए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस से बिहार के लोगों को भी एक संदेश देने की कोशिश की। इस साल के आखिर में बिहार में होना है विधानसभा चुनाव, और आज तक बिहार में कभी भी बीजेपी ने अपने दम पर सरकार नहीं बनाई, न ही यहाँ पर कभी बीजेपी का मुख्यमंत्री ही बना। हालांकि इस बार पार्टी यहां हर हाल में एक तरफा कमल खिलाने की कोशिश में है। अब इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस से बिहार के मतदाताओं को साधने की पूरी कोशिश की, क्योंकि मॉरिशस में 70% लोग भारतीय मूल के हैं। इनमें से 54% आबादी जो है वो भोजपुरी ही बोलती है, और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भोजपुरी से ही शुरू हुआ। मॉरिशस को एक तरीके से मिनी बिहार कहते हैं। मॉरिशस में 70% लोग भारतीय मूल के हैं। मॉरिशस के 54% लोग भोजपुरी बोलने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस में प्रधानमंत्री को मखाने भेंट किए, जो कि मिथिलांचल से आते हैं। 1834 में पहली बार बिहार के लोग मॉरिशस गए थे। बिहार के लोग मॉरिशस में ही बस गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस में अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी से की, और उनके सोशल मीडिया अकाउंट से इस यात्रा पर जो पोस्ट है वो भी भोजपुरी में की गई है। इसके साथ ही ये भी देखा गया है कि बीजेपी को कई नेता और कार्यकर्ताओं भी मॉरिशस दौरे पर भोजपुरी में पोस्ट करते नजर आए। ये सब यही संदेश देता है कि बीजेपी की बिहार चुनाव को लेकर के जो रणनीति है वो कितनी ज्यादा तगड़ी इस समय बन रही है। इस बार बजट में बिहार के लिए केंद्र ने पिटारा खोल दिया। इसमें बिहार में मखाना उद्योग के लिए भी कई योजनाएं लाई गई। अब जब प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस के दौरे पर गए तो प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम को बिहार के मखाने ही गिफ्ट के तौर पर उन्होंने भेंट किए, और बिहार की जनता को साफ मैसेज दे दिया। दरअसल बिहार के पिछले चुनाव के नतीजों को देखेंगे तो भोजपुरी रीजन के सिर्फ चंपारण में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। भोजपुर और सारण में एनडीए का मानो सुपड़ा ही साफ हुआ। 2020 के विधानसभा चुनाव में बक्सर, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद जिलों में एनडीए का खाता तक नहीं खुला। साल 2020 का नतीजा ही आम चुनाव 2024 में रिपीट हुआ, यानी भोजपुरी बोलने वालों का मूड नहीं बदला। संभवतः मॉरिशस के प्रधानमंत्री मोदी ने इसी खाई को भरने की कोशिश की है। मॉरिशस जाकर के प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इस खाई को पाटने की पूरी कोशिश की गई, और जो मैसेज है वो मॉरिशस से बिहार तक, खास तौर पर जो भोजपुरी बोलने वाले इलाके हैं वहां तक बीजेपी ने पहुंचाया है। मॉरिशस का 57वां राष्ट्र दिवस समारोह था। प्रधानमंत्री मोदी बतौर चीफ गेस्ट वहां शामिल हुए। सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को वहां नवाजा गया। तो प्रधानमंत्री मोदी की ये जो यात्रा रही वो सफल रही है। मॉरिशस के साथ भारत के पहले भी बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, और दोनों ही देश एक अच्छे संबंध को साझा करते हैं। ऐसे में जो प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान के लिए चुना गया तो ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। मॉरिशस के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध रहे हैं, खासतौर पर रक्षा के क्षेत्र में भी बड़े प्रगाढ़ संबंध मॉरिशस के साथ भारत के रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस पहुंच करके वहां उनकी मुलाकात हुई। मॉरिशस के पीएम की मौजूदगी थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का जब संबोधन हुआ तो इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने भोजपुरी से की। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक मैसेज बिहार को दिया गया है। जाहिर है आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव होने हैं, और कभी भी बीजेपी अपने दम पर वहां एक तरफा सरकार बना नहीं पाई। ऐसे में नीतीश को साथ लेकर के बीजेपी तो चल ही रही है, लेकिन जो चंपारण का इलाका है, सारण का इलाका है,
वहां अपनी पैठ को और मजबूत करने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की जा रही है। और जब मॉरिशस पीएम पहुंचे और वहां उनका भाषण हुआ और भोजपुरी से इसकी शुरुआत हुई, तो आप समझ सकते हैं कि ये मैसेज बिहार में कहां कहां बीजेपी देने की इस समय कोशिशें कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी की मॉरिशस विजिट और उसकी कुछ तस्वीरें इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और 2025 को साधने की कोशिश पीएम कर रहे हैं। साथ ही एक रणनीति के तहत पूरे भाषण को डिजाइन किया गया, जाहिर है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जब भाषण की शुरुआत की तो बिहार का जो डायलेक्ट है भोजपुरी, उससे इस भाषण की शुरुआत हुई। इसके साथ ही हमने देखा बजट के समय में भी मिथिलांचल रीजन को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई। तो ये जो कोशिशें हैं वो एक तरफा नहीं है, बल्कि चारों तरफ से बीजेपी इस समय बिहार में अपना पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय न्यूज रूम से कनेक्टेड हैं। अदिति, ये जो तमाम बातें कही गई, जो कुछ तस्वीरें हमने मॉरिशस से देखी है, जाहिर है, और बीजेपी जब भी किसी रणनीति पर काम करती है तो बहुत सोच समझ के करती है। यात्रा चाहे कहीं की भी हो, चुनावी रैलियां चाहे कहीं भी हो, लेकिन विदेश में जाकर के बिहार का जिक्र होता है, विदेश में जाकर के उपहार में मखाने दिए जाते हैं जो मिथिलांचल से आता है। और जब प्रधानमंत्री मोदी भाषण की शुरुआत करते हैं तो बिहार के सबसे मजबूत और सबसे विख्यात डायलेक्ट से करते हैं, जो कि भोजपुरी है। देखिए, क्योंकि आपने जिक्र भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का किया, तो जाहिर तौर पे बीजेपी के लिए दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। एक संगठन की मजबूती और दूसरा जहां भी चुनाव में उतरे उसमें जीत। और बीजेपी ये मानती है कि चुनाव हम लड़ते ही जीतने के लिए हैं और उसके लिए पूरी हर तरह जिसे बोलते हैं चौतरफा मोर्चे पर काम भी करते हैं। अब अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये मॉरिशस का दौरा है, इसको इस तरह से देखें चुनावी राजनीति के लिहाज से, तो जाहिर तौर पे कि बड़ा मैसेज है। आपको याद होगा, अगर हम अंग्रेज़ों के ज़माने का जिक्र करें तो अंग्रेज़ बिहार से लोग ले गए थे गन्ने की खेती के लिए और उसके बाद से वहाँ बसने लगे, यहाँ तक कि वहाँ की भाषा भोजपुरी है। तो जाहिर तौर पर इसका एक सीधा सीधा मैसेज वहाँ जाएगा। कई ऐसे वहाँ पर रहने वाले लोग हैं जिनके अभी तक दशकों से परिवार बिहार में ही रहते हैं, यानी कि वहाँ पे वोटर अभी भी बिहार के हैं। मॉरिशस से जो कुछ लोग हैं वो कमा के बिहार में अपना इंडस्ट्री सेटअप करते हैं। तो मॉरिशस और बिहार का एक अपना एक नाता है, ये अपने आप में बड़ी बात है। और भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनाव के आगाज़ का जिक्र करे तो जैसे तीर कहीं से निशाना कहीं से, तो देखिए आप मॉरिशस से बिहार का निशाना किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये शुरुआत है। दूसरी बड़ी बात है, अक्सर आपने देखा होता है और आप खुद बिहार से आती हैं, जब दूर 5000 किलोमीटर दूर बैठा कोई व्यक्ति जो एक अच्छी पोजीशन पे है, विदेश में है, विदेशों का नाम तो हम वैसे ही कहते हैं, कोई विदेश में नौकरी कर रहा है तो उसको बड़े सम्मान से देखा जाता है। वो अगर ये बात कहे कि भारत देश में प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरे राज्यों के से बेहतर प्रधानमंत्री हैं, तो जाहिर तौर पर उसका एक मानसिक इम्पैक्ट होता है। तो मॉरिशस में बैठे जितने भी हज़ारों लोग हैं बिहार के, वो अगर ये मैसेज बिहार में देंगे अपने अपने परिवारों में जो अभी भी वोटर हैं यहाँ पर या खुद वहाँ पे हैं जो चुनाव के समय आते हैं, और वो ये बोलेंगे कि प्रधानमंत्री ने कैसे भारत का मान बढ़ाया है, तो जाहिर तौर पे इसका इम्पैक्ट होगा। पर ये हुई भारतीय जनता पार्टी, उसकी रणनीति और बिहार के चुनाव। लेकिन जब हम बात नरेंद्र मोदी खुद की करते हैं, तो नरेंद्र मोदी का ये दौरा केवल बिहार तक सीमित नहीं है। इसको आप चाइना के लिहाज से भी महत्वपूर्ण समझिए, इसको आप कई और मायनों से, जियो पॉलिटिकल मायनों से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला आप देखिए, हमने चुनावी राजनीति का जिक्र कर लिया। दूसरी बड़ी बात है कि भले ही हमारा नेबर नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम इनको परिवार की तरह ट्रीट करते हैं, यानी हमारे पड़ोसी हैं, भले ही 5000 किलोमीटर दूर है। दूसरी बड़ी बात है, एक आइलैंड को लेकर लगातार यहाँ बड़ा तनाव है और अभी तक ब्रिटिश, अमेरिका, बहुत सारे इसमें स्टेक होल्डर्स हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो या भारत का जो बढ़ता हुआ वर्चस्व है जियो पॉलिटिक्स में, उसमें किस तरीके से ये इम्पैक्टफुल रहेगा, मॉरिशस क्या चाहता है और मॉरिशस भारत की भागीदारी चाहता है, अपने आप में ये जियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में बहुत महत्वपूर्ण है। फिर तीसरी बड़ी बात है ट्रेड। अब देखिए, चाइना हमेशा डेट में रखता है और जो भी मॉरिशस में हुआ, वो चाहता है वो सबको लोन दे, लोन चुक नहीं पाए और वो अधीन हो जाएं। और यही चाइना अपने खुद के नेबर्स और पूरे यूरोप और एशिया में करने की, खास तौर पे एशिया में करने की उसने कोशिश की है। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाला जो देश है, भारत देश है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में क्या हो रहा है, वो एड देता है।
जब वैक्सीन्स थी तो मॉरिशस को वैक्सीन्स गई थी, वो ये तो अभी भी जब ये बायलैटरल जो मीटिंग्स हो रही हैं उसमें यही हुआ, जो हुई मीटिंग्स उसमें यही हुआ कि हम आपको सशक्त कैसे करें। हम आपको किसी से डेट लेने की, लोन लेने की जरूरत नहीं है। भारत आपको सशक्त बनाएगा, भारत भारत आपको मदद देगा, और ऐसी स्थिति में एड कैसे दी जाए, कैसे आपकी नौकरियां बढ़े, पैसा बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े, इकोनॉमी बढ़े। तो जाहिर तौर पे दोनों की सोच में बहुत अंतर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको अब ग्लोबल लीडर के तौर पर देखा जाता है, मॉरिशस का दौरा भी, एक छोटे देश का दौरा भी उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे फिर वो भारत में बिहार राज्य की राजनीति का जिक्र हो, वोट बैंक का जिक्र हो, चाहे फिर वो आप जियोपॉलिटिक्स में भारत के बढ़ते कदम और हस्तक्षेप की बात हो, चाहे चाइना को जवाब देने की बात हो, चाहे किस तरीके से ऐसे राज्य हैं जो डिपेंडेंट है। और आपने पिछले दिनों भी देखा कई ऐसे देशों में वो गए जहां पर चाइना की लोन पॉलिसी चल रही है, लेकिन भारत ने उनको सशक्त बनाने का काम किया है। तो जाहिर तौर पे ये दौरा बेहद खास है। और जैसे कि हम लोग मैसेजिंग की भी बात कर रहे थे अदिति, हमने देखा कि बजट जब आया तो मिथिलांचल रीजन को उन्होंने साधा है, और वैसे भी मिथिलांचल के लिए खास तौर पर ये कहा जाता है अदिति, जब भी बिहार में चुनाव है मिथिलांचल की जनता, सीमांचल की जो जनता है वो जिसको भी चुनती है जीत उसी की होती है। नीतीश कुमार को इसका पूरा बेनिफिट मिला है, और शायद यही वजह है कि बीजेपी अब उस रीजन को साध रही है। साथ में जो चंपारण वाला एरिया है, यानी जहाँ भोजपुरी बोली जाती है, सारण जैसे जो इलाके हैं, यहाँ भी सदने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और यही वजह है कि बीजेपी सीटें तो लेकर के आती है, लेकिन जो सीट उन्हें जीत की कुर्सी पर बैठने के लिए चाहिए वो मिस आउट होता है, और वो इन्हीं रीजन से मेजरली होते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पर मौजूद रहे मॉरिशस में, जब जिस तरीके से उन्होंने भाषण की शुरुआत की, जिस तरीके से बजट में उन्होंने स्पेशलाइज किया, मिथिलांचल को उन्होंने इतनी सौगात दी है, क्या लगता है कि बिहार में इस बार बीजेपी की पोजीशन इन दो वाक्यों से और अब ये तीसरा बहुत मजबूत हो जाएगी? देखिए, आपने जो सब कुछ कहा उसको अगर एक लाइन में समेट दिया जाए तो वो ये है कि एक समय बिहार में ही जाति की राजनीति, मंडल कमंडल की राजनीति जो बिहार से शुरू हुई। भारतीय जनता पार्टी धर्म पर चुनाव करती थी देश में, उनके लिए वो तरीका था, और दूसरे जो पार्टीज थी वो जाति पर करते थे। अब इसका तोड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाभार्थी के रूप से, महिला वोट बैंक के रूप से निकाला। लेकिन एक और तरीका था, तरीका ये था कि अब धीरे धीरे, पहले होता था जाति, जिस जाति का नेता है, जो बिहार में अभी भी होगा, जिस जाति का नेता है उस जाति को वोट। लेकिन एक और साइकोलॉजी डेवलप हो गई है जो बहुत हावी है अब वोटिंग पैटर्न में, वो ये है कि वादों पर विश्वास किया जाए। कौन वादे पूरे करेगा, यानी कि मोदी की गारंटी या किसी की गारंटी, लेकिन गारंटी पूरी किसकी होगी? तो कहीं ना कहीं इवेंचुअली नरेंद्र मोदी ने ये ब्रांड पैदा कर दिया है कि अगर गारंटी मेरे मुंह से निकली हुई है तो वो पूरी होगी। तो अब जो जाति धर्म के बियॉन्ड जो वोटर्स हैं वो ये देख रहे हैं कि किसने वादा किया है, यानी ये वादा पूरा होगा। अगर ये नरेंद्र मोदी की पार्टी से वादा हुआ है, वादा पूरा हो रहा है, और सबको विकास चाहिए, सबको डेवलपमेंट चाहिए। तो जिन इलाकों का आप जिक्र कर रही हैं, बिहार को लालू के समय में वो गुंडागिर्दी भी देखी है, और आज जब मैं हाल ही के दिनों में जब बिहार गई तो वहां पर यही हुआ कि तेजस्वी बाबू से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कि वो दौर वापस आ जाएगा, ये डर। तो और नीतीश के दौर में जब काफ़ी चीज़ें बदली, लेकिन जाहिर तौर पे अब आपने ये भी कहा कि बिहार में अच्छा परफॉर्म तो करती है लेकिन कुर्सी तक नहीं आ पाती। तो इस बार बीजेपी का शॉर्ट फॉर्मूला जो अभी तक है कि नीतीश बाबू का चेहरा है, और हमारे साथ चिराग पासवान भी हैं, जीतन राम मांझी भी हैं, सब हैं, और कोई नया अलायंस हमें करना नहीं है, और ये पूरा एक विन विन कॉम्बिनेशन है। लेकिन अदिति, अलायंस तो नया नहीं करना है, लेकिन जो अलाइड हैं उनको तो बना करके रखना है। नीतीश कुमार, क्योंकि केंद्र के लिए सरकार को स्थापित रखने के लिए भी अब नीतीश कुमार जरूरी है। कहते हैं कि राज्यों की तरह जो है वो अपनी किस्मत में लिखवा करके नीतीश कुमार आए हैं। तो ऐसे में बीजेपी अगर परफॉर्म करती है, क्योंकि सीट का तो डिवीजन वहां पर होगा, तो उसमें बीजेपी कैसे सुपर सीट कर सकती है नीतीश कुमार को? पिछली बार नीतीश कुमार का जो सीटें कम आई थी उसमें एलजेपी का एक बड़ा रोल था, और आपने देखा एलजेपी और नीतीश कुमार के बीच के रिश्ते पिछले 20 वर्षों का भी हम जिक्र कर लें, लेकिन अभी चीज़ें ठीक हुई हैं। एलजेपी नीतीश कुमार का वोट काटती थी कुछ सीटों पर, जिसका नुकसान नीतीश कुमार को हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार सीएम बने। वजह है अति पिछड़ा वोट बैंक। भारतीय जनता पार्टी ये तय कर चुकी है कि हमें नीतीश कुमार के चेहरे से आगे बढ़ना है, लेकिन एक और चीज़ तय कर चुकी है। देखिए, कभी भी सीट बंटवारा आसान नहीं होता अलायंस में,
कभी भी नहीं होता, कोई ना कोई नाराज जरूर होता है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है जो बंद कमरे में तय करती है और नाराजगी को बाहर जाहिर नहीं करती। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि कोई नाराज ना हो। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार चाहती है कि हम भले ही एक बार फिर नीतीश कुमार को सीएम बना देंगे, लेकिन सीट हमारी ज्यादा हो। वो ये चाहती है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से सीट हमारी ज्यादा थी पिछली बार, इस बार तो वो तय कर रही थी कि सीट ज्यादा होगी और हमारा सीएम होगा, लेकिन उससे पिछली बार भी सीट ज्यादा थी, लेकिन फिर भी शिंदे को बनाया गया लोकल समीकरण में घुसने के लिए। तो वही लोकल समीकरण में लंबे समय से बीजेपी घुसने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि नीतीश कुमार को साथ रखे हुए, जबकि वैचारिक रूप पे बीजेपी और जेडीयू साथ नहीं है वैचारिक रूप पे। तो अब भारतीय जनता पार्टी समीकरणों को बिठाकर, अलायंसेस को साथ रख के सीट सबसे ज्यादा खुद चुनाव लड़ेगी और चाहती है कि चाहे फिर मॉरिशस जाकर साधा जाए, चाहे फिर वो बजट में मखाना बोर्ड बनाकर साधा जाए, चाहे फिर अलग अलग तरीके से महिला वोट बैंक की तरह से साधा जाए, चाहे भोजपुरी से भाषण की शुरुआत करके साधा जाए, सीट हमें ज्यादा मिलनी चाहिए। रिमोट कंट्रोल सरकार का उसी पार्टी के पास होता है जिसकी सीट ज्यादा होती है। और भारतीय जनता पार्टी जैसे चुनाव जीतना चाहती है, वैसे रिमोट कंट्रोल भी अपने ही हाथ में। अदिति, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ एक चुनौती बीजेपी के लिए और है। अगर चलिए मान लीजिए बिहार में बीजेपी जो है वो ज्यादा सीटों पर होती है, नीतीश कुमार ही रिपीट होते हैं, वो एक बार फिर से सीएम बनते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के पास वो सिक्का है जो अगर वो चलाएंगे तो केंद्र में सरकार हिल सकती है। तो क्या इसका इफेक्ट बिहार के चुनाव में होता हुआ नजर आएगा? इसीलिए मैंने कहा कि भले ही महाराष्ट्र की तरह नहीं होगा, भले ही यहाँ पर आंकड़े ज्यादा आए, लेकिन फिलहाल जो अंदरूनी बात तय हुई है, अनटिल अनलेस नीतीश कुमार कुछ तय कर ले, बीजेपी ये तय कर चुकी है, एनडीए इन अ वे तय कर चुकी है कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। लेकिन फिर भी बीजेपी चाहती है सीटें ज्यादा आए। ज्यादा सीटों के बाद भी जब आप किसी और को मुख्यमंत्री बनाते हो तो आप बड़े भाई की भूमिका में होते हो, जैसे पिछली बार। पर हाँ, ये बात सही है कि इस बार के समीकरण 2019 के समीकरण से अलग है। इस बार 240 है केंद्र में। ये बात अलग है कि कई ऐसे जगहों पर कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज जो आज विपक्ष में हैं या इंडिपेंडेंट हैं, किसी के साथ भी नहीं है, इंडिया गठबंधन के और एनडीए के साथ नहीं है, उनसे लगातार संपर्क है। जैसे कि भले ही आपको लगातार दिख रहा है कि ममता बनर्जी कटाक्ष कर रही हों वोट को लेकर, जो वोटर्स के उसको लेकर तमाम तरीके की चीज़ें, लेकिन जब बात थी कि ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर बनाने के लिए चुनाव हो या नहीं हो, तब ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन में जाके कहा कि हम समर्थन में नहीं है, हम ओम बिरला को समर्थन देना चाहते हैं। तो बीजेपी कहां पर क्या रणनीति अपना रही अलग बात है, लेकिन ये बात तय है क्योंकि इस बार 240 है केंद्र में, इसलिए नीतीश कुमार के साथ बीजेपी कोई गेम करे, पॉलिटिकल गेम, वो संभव नजर नहीं आता, क्योंकि अभी 5 साल सरकार चलानी है। और अगर जेडीयू के साथ कुछ होता है तो कहीं ना कहीं जो साउथ की पार्टी है टीडीपी, वो भी कहीं ना कहीं डर जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे कि महाराष्ट्र में जब सत्ता परिवर्तन हुआ और शिंदे को नहीं बनाया, तब ये सवाल उठने लगे थे कि नीतीश का क्या होगा, चंद्रबाबू नायडू के साथ क्या होगा, जाहिर तौर पे इस तरह की चीज़ें। तो ऐसे में बीजेपी भले ही ज़्यादा सीटें काबिज करना चाहती है इन सब तरीकों से, लेकिन फिलहाल उसको जेडीयू को और टीडीपी को साथ लेकर ही आगे बढ़ना होगा। अदिति, का आखिरी सवाल और संक्षिप्त में आपसे उत्तर चाहूंगी। हमने देखा है कि बीजेपी अब जिस तरीके से पॉलिटिक्स कर रही है, वोट पोलराइजेशन ना हो इसकी बड़ी कोशिश होती है, लेकिन बिहार में जब भी राजनीति हुई, जात पात की राजनीति हुई है। क्या ऐसा लगता है कि बीजेपी पोलराइजेशन को रोकने के लिए हिंदुत्व वाले एजेंडे से चलेगी और बिहार में सफल हो पाएगी? देखिए, हिंदुत्व का एजेंडा तो तय है, हरियाणा में भी हुआ, जबकि हरियाणा में पूरा जाट होता है, जाट वर्सेस ऑल का चुनाव हुआ। महाराष्ट्र में भी इतनी डेवलपिंग स्टेट माना जाता है, खास तौर पे कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है, लेकिन जहां पर उन्होंने कटोगे तो बटोगे, एक है तो सेफ है का नारा तो दिया ही, साथ में जाति पर भी काम किया। वो विपक्ष को उस लाइन पे ले आता है कि हम धर्म पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इंटरनली माइक्रो मैनेजमेंट पे जाति पे भी तैयारी करते हैं। छोटा सा उदाहरण यही है कि एससी, पूरे देश भर के एससी नेताओं को बुलाकर एससी वोटर्स में मैन टू मैन मार्किंग की थी। तो एक तरफ वो जाति का हिडन बैलेंसिंग करते हैं, दूसरी तरफ वो धर्म पे चुनाव लड़ते हैं, और विपक्ष को ये साबित कर देते हैं कि आपको भी धर्म पे लड़ना है, पर असल में जाति पर भी मैन टू मैन मार्किंग बीजेपी करती है। और ठीक वैसे ही बिहार में भी होने वाला है, जैसे कि हाल ही में औरंगजेब का जिक्र महाराष्ट्र से भले ही शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश और बिहार में दस्तक दे रहा है। तो एक तरफ तो धर्म पोलराइजेशन की बात होगी, दूसरी तरफ बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट से जाति को भी एड्रेस करती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने अदिति बताया। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए।